आपका डाउटनेट पर। बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति का आणविक आधार, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है बेटा जी क्या, आनुवंशिक कूट, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, है ना। तो आनुवंशिक कूट पढ़ेंगे आज और उससे संबंधित आएगा क्या, क्विज। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा जी, हम बात कर रहे हैं किसकी, आनुवंशिक कूट की, जिसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है आनुवंशिक कोड, इससे संबंधित दो चीजें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला शब्द आनुवंशिक कोड, ये शब्द किसने दिया था आपको याद होगा, जॉर्ज गेमो ने। ठीक है, जॉर्ज गेमो ने शब्द दिया था क्या, आपका आनुवंशिक कोड। दूसरा, इसकी खोज किसने करी थी, मैंने बोला था अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलकर करी थी, जिसमें से एक भारत के वैज्ञानिक थे, कौन, हरगोविंद खुराना। एक दूसरे वैज्ञानिक जिसका नाम नीरनबर्ग। एक मैंने ओकुआ बोला था, एक्चुअली ओकुआ एक वैज्ञानिक का भी नाम है, लेकिन यहां पर ओकुआ नाम ना याद रखते हुए दूसरा नाम याद रखिएगा, क्या, मठाई। मिठाई नहीं, मठाई। ओकुआ रहने दीजिएगा, ओकुआ भी एक वैज्ञानिक का नाम है, जो एक्चुअली एंजाइम का नाम है, एक एंजाइम का नाम है ओकुआ। ठीक है, वो किस से आया है, एक वैज्ञानिक के नाम से आया है। ओकुआ भी यहाँ पर सम्मिलित है, लेकिन अभी के लिए तीन वैज्ञानिक याद रखिएगा। मैंने आपको ओकुआ बता दिया था, ओकुआ हटाकर मठाई याद रखिएगा। तो मठाई, नीरनबर्ग और खुराना, ये तीन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग अपना कार्य किया, अलग अलग अपनी हम बोलेंगे उल्लेख किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के, और फाइनली इन तीनों ने ये डिस्कवर किया था, खोज करी थी किसकी बेटा जी, आपके जेनेटिक कोड की। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज हमें समझ में आ गई है। अब बात आ रही है क्या, आनुवंशिक कूट है क्या। देखिए सिंपल सी बात को समझते हैं, आनुवंशिक कूट का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि डीएनए जो होता है उसके पास सूचनाएं हैं, क्या बनाने की, प्रोटीन बनाने की। ठीक है, हमने बोला डीएनए के अंदर मैसेज है, डीएनए के पास सूचनाएं हैं, संदेश हैं, क्या बनाने की, प्रोटीन बनाने की। ठीक है, अब वो संदेश डीएनए अपने संदेशों को बदलता है किसमें, आरएनए में। और पर्टिकुलरली वो जो संदेश जो डीएनए के हैं, वो संदेश किसके, कौन से आरएनए में आते हैं, एमआरएनए में आते हैं। वही संदेश, वो जो संदेश जो डीएनए के थे, वो संदेश किस में आए थे, एमआरएनए में आए थे। और वो एमआरएनए में जो संदेश आए थे ना, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, बस वही संदेश को हम क्या बोल रहे हैं, आनुवंशिक कोड। अब बात आ रही है, ये जो संदेश है, इन संदेशों का उपयोग करके हम बनाने वाले हैं क्या, प्रोटीन। अब ये संदेश है किस चीज के, ये संदेश है किस चीज के, पहले तो हम प्रोटीन की बात करते हैं। हो सकता है आप में से कईयों को कंफ्यूजन होएगा, लेकिन सबसे पहले ये देखो, ये यही चीज मैंने बताई, डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब जरा पहले प्रोटीन की बात करते हैं। आप सभी 11वीं कक्षा से पास आउट है, 11वीं कक्षा आपने करी है, प्रोटीन आप जानते हैं। बेटा मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, प्रोटीन किसका बना होता है, आप बोलेंगे सर अमीनो अम्ल का। ध्यान से सुनिएगा, 11वीं कक्षा में आप सभी ने पढ़ा है प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छे। कितने अमीनो अम्ल है मेरे अंदर, आपसे कोई पूछे मेरे अंदर कितने प्रकार के अमीनो अम्ल है मेरे शरीर में, तो याद रखना मानव शरीर में ध्यान से सुनना, 300 से ज्यादा प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोला बेटा जी मैंने यहां पर, हमारे शरीर में ना 300 से ज्यादा प्रकार के क्या मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं। लेकिन आपने तो कुछ और पढ़ा होगा, आप बोलेंगे सर हमने तो 20 पढ़ा था। पूरी बात तो सुनो, मैंने क्या बोला, हमने बोला मानव शरीर में 300 से ज्यादा प्रकार के, हमारे शरीर में 300 से ज्यादा प्रकार के क्या मिल रहे हैं, अमीनो अम्ल मिल रहे हैं, जिसमें से, ध्यान से सुनना, जिसमें से 20 ऐसे अमीनो अम्ल हैं
20 अमीनो अम्ल हैं, जो बालक याद रखना, भूल मत जाना, 20 ऐसे अमीनो अम्ल हैं, वो अमीनो अम्ल 20 ऐसे अमीनो अम्ल जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं किसका? प्रोटीन का। यानी आप बोलेंगे सर जो बाकी बचे वो प्रोटीन नहीं बनाते? नहीं बनाते। तो आप बोलेंगे क्या बनाते? कुछ हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ आपके कुछ अलग ही मतलब चीजें होती हैं। कहने वाली बात जो थी, मतलब कहने वाली बात है, मैक्सिमम क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। जैसे आप आगे कक्षाओं में जाएंगे, तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, तो वहां पर आपको कुछ ऐसे मैं बताऊंगा क्या, कुछ ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो अम्ल से बने, जो प्रोटीन प्रकृति के नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात जो थी समझने वाली, मेरे शरीर में, आपके शरीर में 300 से ज्यादा प्रकार के क्या मिल रहे हैं? अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, जिसमें से केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी नहीं बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपने ये भी पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, 20 में से 10 हमारे शरीर में बनते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं, और 10 ऐसे हैं जिसे हमें बाहर से भोजन के रूप में लेना पड़ता है, जिसमें से 10 जो हमारे शरीर में बनते हैं। जरा सोचिए, जो 10 हमारे शरीर में बनेंगे उनकी आवश्यकता है नहीं, वो तो हमारे शरीर में बन रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अनावश्यक। क्या बोलेंगे उन्हें? अनावश्यक। ठीक है, जो हमारे शरीर में बन रहे हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं है बाहर से लेने की। लेकिन 10 ऐसे जो हमारे शरीर में नहीं बन रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आवश्यक। ठीक है, सिंपल सा था। तो कुल मिलाकर बेटा जी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, जो इस बिंदु को ध्यान से सुनो, अगर ये याद ना भी रहे छोड़ दो, लेकिन ये जरूर याद रखना, 20 अमीनो अम्ल जो बनाते हैं प्रोटीन। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये एक प्रोटीन है ए, मान लेते हैं ये एक ए प्रोटीन है, और मान लेते हैं एक बी प्रोटीन है। ठीक है, अब इस ए प्रोटीन के अंदर पहला अमीनो अम्ल जो था, पहला अमीनो अम्ल मान लेते हैं क्या है? मिथियोनिन है। कौन? MTH, मिथियोनिन। दूसरा VAL, वेलिन, वेलिन, वेलिन अमीनो अम्ल है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल है। आप जो वर्ड बोल रहे हो, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो क्या है? अमीनो अम्ल। तीसरा लाइसीन है, चौथा आर्जिनिन है, पांचवा हिस्टिडीन है। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर मिल रहे हैं अमीनो अम्ल, तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। अगर इस ऑर्डर में, इस क्रम में मिलेंगे। अगर ये क्रम चेंज कर दिया, मान लेते हैं पहला है मिथियोनिन, ठीक है, दूसरा है मान लेते हैं वेलिन, तीसरा है लाइसीन, चौथा है हिस्टिडीन, और पांचवा है आर्जिनिन। अब जरा सोचिए, यहां से पहले दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा तो सेम था दोनों में, लेकिन यहां पर चौथा था आर्जिनिन, यहां पर चौथा है हिस्टिडीन, जो यहां पांचवा था यहां पर चौथा, जो यहां चौथा था यहां पांचवा है, जो यहां पांचवा था यहां चौथा है। अब जरा सोचिए, क्या आपने क्रम बदल दिया? हाँ बिल्कुल बदल दिया। अगर इतना सा क्रम बदला ना, तो अब ये प्रोटीन ए नहीं होगा, ये क्या है? बी है, एक अलग प्रोटीन है। तो जरा सोचिए, हर प्रोटीन को बनाने के लिए एक निश्चित क्रम में किसको लगाया जाएगा मेरे भाई? अमीनो अम्ल को लगाया जाएगा, तभी एक निश्चित क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा बेटा, मैंने क्या बोल रहा हूं, नहीं तो ये ऊपर से चली जाएगी चीज। क्या बोला? एक निश्चित प्रोटीन को बनाने के लिए एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं क्या? आपके अमीनो अम्ल। ध्यान से सुनना, एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं अमीनो अम्ल। अब ये निश्चितता कैसे डिसाइड करते हैं? अब ये निश्चितता कौन डिसाइड करेगा कि पहली पोजीशन पर मिथियोनिन आएगा, दूसरी पोजीशन पर वेलिन आएगा, तीसरी पर लाइसिन आएगा, चौथी पर आर्जिनिन आएगा, पांचवी पर हिस्टिडीन आएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करते हैं कौन? हमारे आनुवांशिक कूट, जिनको हम प्रकूट भी बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर हमने बोला कि भैया ये जो डीएनए है, इसके पास संदेश था एक प्रोटीन बनाने का। ए क्या बनाने का था? प्रोटीन बनाने का। ए प्रोटीन, ये जो ए प्रोटीन है ये बनाने का संदेश था इस डीएनए के पास। ठीक है, डीएनए के एक जीन के पास में। चलो, अब वो जीन, ये वो डीएनए का खंड किसमें बदला? एमआरएनए, उसके पास संदेश था। अब वो संदेश किस रूप में था? अरे भैया वो संदेश इस एमआरएनए के ऊपर प्रकूट के रूप में था।
जेनेटिक कोड के रूप में था कि वो प्रकूट तय करेंगे कि पहली पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर, चौथी पोजीशन पर कौन सा अमीनो अम्ल आएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रकूट डिसाइड करेंगे। यानी कुल मिलाकर आनुवांशिक कूट क्या होते हैं मेरे भाई? आनुवांशिक कूट एमआरएनए पर मिलने वाले क्या होते हैं? कुछ नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। नाइट्रोजन क्षार होते हैं जिनके पास संदेश होता है किस चीज का? एक निश्चित अमीनो अम्ल का। ठीक है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? यू यू यू। कौन है ये? जरा सोचिए। ये हमारा मान लेते हैं एमआरएनए है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एमआरएनए है। ठीक है, इस एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर यू 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 था, यहां पर यू यू जी था, मान लेते हैं। अब यू 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 कौन है? हमने बोला था इसको प्रकूट। याद करिए, एमआरएनए पर 3 नाइट्रोजन क्षार का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर हम उसे कोडोन बोलते हैं। याद आ रहा है? प्रकूट बोलते हैं। क्या मतलब है इस प्रकूट का? अरे भैया, प्रकूट का सीधा सीधा मतलब, कोडोन का सीधा सीधा मतलब एक ऐसा नाइट्रोजन क्षार का समूह जिसके पास संदेश है। किसका? एक निश्चित अमीनो अम्ल का संदेश है। ठीक है, तो इस कूट के पास समाहित होती है इंफॉर्मेशन किसकी? एक निश्चित अमीनो अम्ल की। अब जैसे यू जो था उसके पास इंफॉर्मेशन थी किसकी? पीएचई कौन है? फिनाइल एलानीन। मैं अभी नाम बताऊंगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है फिनाइल एलानीन। ये आपको सब मिलेगा। अभी सिर्फ इतना सा, फिनाइल एलानीन कौन है? अमीनो अम्ल। अब इसका संदेश जो था, इसकी मैसेज जो था, इसका इस अमीनो अम्ल का संदेश किसके पास है? सर जेनेटिक कोड के पास है। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया ना, जरा ध्यान से सुनिए। मान लो मैं हूं, मैं यानी आपका सर, ठीक है, और मुझे मानो मैं हूं डीएनए। ठीक है, मुझे मेरे घर पर ध्यान से सुनना, मुझे मेरे घर पर संदेश पहुंचाना है। मेरे घर पर मेरे 3 भाई हैं, तीन भाई हैं और तीनों भाइयों के 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं। मेरे घर पर मेरे 3 भाई हैं और तीनों भाइयों के 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, मान लेते हैं चिंगू मिंगू, ठीक है, और रामू शामू, ठीक है, और एक और नाम सोच लीजिए, बिंटू और पप्पू, बिंटू और मिंटू। चलो, तो बेटा बिंटू मिंटू, रामू शामू, चिंगू मिंगू, मेरे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं। 3 भाइयों के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, चलो सर, अब मैं मान लेते हैं लंदन में नहीं, मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, लंदन में, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे अपने घर पर अपने भाइयों के बच्चों के कपड़े भिजवाने हैं, 6 कपड़े भिजवा रहा हूं मैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, मैं कपड़े भिजवा रहा हूं, मैंने कपड़े खरीदे, यानी मेरे पास संदेश है। संदेश किस रूप में? कपड़ों के रूप में। मेरे पास संदेश है किसके रूप में? कपड़ों के रूप में। अब मेरे पास संदेश था किस रूप में? कपड़ों के रूप में। संदेश किस रूप में? कपड़ों के रूप में। जैसे डीएनए के पास संदेश है, मेरे पास संदेश है, मैं डीएनए, मेरे पास संदेश है कपड़ों के रूप में। मुझे कपड़े भिजवाने, इनको अपने भाई के बच्चों को देने। ठीक है, अब मैं तो आ नहीं पा रहा हूं, मैं काम करता हूं, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, तो मैंने वो कोरियर कर दिए। क्या कर दिए? कोरियर कर दिए। अब सब कोरियर वाला तो जानते हो ना, जो कोरियर लेकर आएगा, डाकिया मान लो रे, बस कोरियर नहीं समझ रहा, डाकिया। ठीक है, कोरियर वाला क्या लेकर आ रहा है? मेरा संदेश लेकर आ रहा है? नहीं ला रहा। ये कौन है कोरियर वाला? सर आरएनए। अब इस कोरियर वाले के पास क्या मेरा संदेश है या नहीं है? हाँ, 6 कपड़े हैं इसके पास। ठीक है, 6 कपड़े। चलो, अब ये कोरियर वाला घर पर जाकर दे देगा, लेकिन अब घर पर जो है उनको कैसे पता लगेगा कि कौन सा कपड़ा चिंगू का है, कौन सा मिंगू का है, कौन सा रामू का है, कौन सा शामू का है, कौन सा बिंटू का है, कौन सा मिंटू का है?
कैसे पता लगेगा? तो इस कोरियर वाले के पास क्या था, 6 अलग अलग पैकेट थे, 6 अलग अलग पैकेट थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 6 पैकेट दिए थे इसको, किसको? कोरियर वाले को, आरएनए को। मैंने, डीएनए ने 6 पैकेट दिए थे, 6 कपड़ों के पैकेट दिए थे, दिए मैंने डीएनए ने संदेश भेजा, हाँ भेजा, किसके पास? आरएनए के पास। 6 कपड़ों में पैकेट थे, हाँ बिल्कुल थे। अब एक पैकेट पर लिखा हुआ है चिंगू, चिंगू के कपड़े, एक पर लिखा हुआ है मिंगू के कपड़े, एक पर लिखा हुआ है रामू के, एक पर लिखा हुआ है शामू के, एक पर लिखा हुआ है बिंटू के, एक पर लिखा हुआ है मिंटू के। अब जरा सोचिए, क्या ये संदेश को मैंने यहां पर लिख दिया, इन पैकेट के ऊपर लिख दिया? बस वही चीज है, वही संदेश जो एमआरएनए के ऊपर है, वो संदेश कैसे लिखा हुआ है भैया? वो संदेश लिखा हुआ है किस रूप में? प्रकूट के रूप में। अब वो प्रकूट जो है वो लिखे हुए हैं किस पर? एमआरएनए के ऊपर। जैसे संदेश जो था 6 पैकेट में लिखा हुआ था ना, अब वही संदेश डीएनए से एमआरएनए पर किस रूप में लिखा हुआ है? 3 नाइट्रोजन क्षार के रूप में लिखा हुआ है, जिन्हें हमने क्या बोला है? कोडोन। हर एक कोडोन के पास इंफॉर्मेशन है किसकी? अमीनो अम्ल की। हर एक पैकेट के पास इंफॉर्मेशन है किसकी? चिंगू की इंफॉर्मेशन चिंगू के पैकेट के पास है, मिंगू की इंफॉर्मेशन मिंगू के पैकेट पर लिखी हुई है। बस इसी तरीके से शायद आप मेरी इस एक्सप्लेनेशन को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। क्या? कि बेटा जी ये जो डीएनए जो होता है ना, डीएनए, ये कौन? डीएनए से जब आप बनाते हो एमआरएनए, तो इस एमआरएनए पर क्या होते हैं? 3 नाइट्रोजन क्षार का जो समूह जो होता है वो एक कोडोन की तरह कार्य करता है, वो एक प्रकूट की तरह कार्य करता है, जिसके पास संदेश होता है एक निश्चित अमीनो अम्ल के लिए। ये चिंगू का कपड़ा है जो चिंगू के लिए संदेश रख रहा है, मिंगू का कपड़ा है जो मिंगू के लिए संदेश रख रहा है। तो अब आप मुझे बताएं आनुवांशिक कूट क्या हुए? हम सीधा बोलेंगे आनुवांशिक कूट एमआरएनए पर मिलने वाले वो नाइट्रोजन के 3 नाइट्रोजन के समूह थे जिनके पास संदेश था, सूचनाएं समाहित थी किसके लिए? एक निश्चित अमीनो अम्ल के लिए। डनाडन डन, क्लियर है? चलें आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपका प्रश्न होएगा सर ठीक है समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई, जेनेटिक कोड समझ में आ गया, लेकिन सर ये तो बताया नहीं आपने कि ये जेनेटिक कोड 3 ही क्यों? 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं और 4-5 क्यों नहीं? आपने ये 3 का ही समूह जो है इसी को ही आपने प्रकूट क्यों बोला? एक जो है ये क्यों नहीं है? आएगा ना दिमाग में प्रश्न आएगा कि वाई, क्यों, किस लिए 3 ही नाइट्रोजन क्षार का समूह प्रकूट कहला रहा है, 2 का क्यों नहीं कहला रहा, 1 का क्यों नहीं कहला रहा, 4 का क्यों नहीं कहला रहा, क्यों 3? आइए समझते हैं क्यों 3। पहले तो ये चीज समझ में आ गई है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अभी ये भी दिखाऊंगा मैं आपको, ये सारी चीज दिखाऊंगा क्यों। आनुवंशिक कूट, आनुवंशिक कूट 3 नाइट्रोजन क्षार का होता है। पहले तो इसको समझते हैं। देखिए आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं आपके अनुसार, आप बोल रहे सर नहीं सर 3 का नहीं होना चाहिए 1 का होना चाहिए, चलो मान के देख लेते हैं, मान के देख लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आनुवंशिक कूट जो है इसको मैं जल्दी जल्दी में प्रकूट लिखूंगा अब, ठीक है? आनुवंशिक कूट या प्रकूट मान लेते हैं 1 नाइट्रोजन क्षार का है, मान लेते हैं, ठीक है? और हमने क्या बोला जरा सोचिए, हमने अभी ये बोला था क्या कि भैया प्रकूट के पास इंफॉर्मेशन है किसकी? एक अमीनो अम्ल की। एक प्रकूट के पास इंफॉर्मेशन है किसकी? एक अमीनो अम्ल की, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखना, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना, यहां पर क्या, एक प्रकूट के पास, एक जेनेटिक कोड के पास एक अमीनो अम्ल का संदेश होता है। जैसे एक पैकेट पर कपड़े जो थे वो किसके थे? चिंगू के थे, एक पैकेट में मिंगू थे। ऐसे एक प्रकूट के पास एक अमीनो अम्ल का मैसेज है, संदेश है, ठीक है, कि उसको उस पोजीशन पर लगाना है प्रोटीन में, ठीक है? ये संदेश है, एक प्रकूट के पास एक अमीनो। अब हमने बोला सर पहली परिस्थिति कि अगर आनुवंशिक कूट या प्रकूट अगर एक नाइट्रोजन क्षार का है तो क्या दिक्कत है? अब आप मुझे बताएं,
अगर एक नाइट्रोजन क्षार का होगा तो नाइट्रोजन क्षार कितने हुए आपके हिसाब से? अगर आनुवांशिक कूट अगर एक नाइट्रोजन क्षार का है तो कितने प्रकार के आनुवांशिक कूट हुए सर? यू एक आनुवांशिक कूट होएगा, सी क्योंकि आरएनए में होएगा, सी, ए और जी। अब आप मुझे बताएं, अगर एक नाइट्रोजन क्षार अगर आनुवांशिक कूट है तो कितने नाइट्रोजन क्षार हो गए सर? 1 2 3 4। बताएं। इसके पास मान लेते हैं एक अमीनो एसिड, ए का मतलब अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है, इसके पास एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है, इसके पास एक अमीनो अम्ल की इंफॉर्मेशन है, इसके पास एक अमीनो अम्ल की इंफॉर्मेशन है। अगर हम ये मानते हैं क्या कि आनुवांशिक प्रकूट या आनुवांशिक कूट क्या होना चाहिए? 3 नाइट्रोजन क्षार का नहीं होना चाहिए। हमने अभी अभी क्या बोला कि भैया एक प्रकूट जो होता है वो 3 नाइट्रोजन क्षार का होता है। आपने पूछा सर 3 ही क्यों, एक क्यों नहीं? लो भैया एक मान लेते, मान लो अगर एक का है तो इसके पास एक आनुवांशिक कूट के पास एक अमीनो अम्ल का संदेश है, इसके पास एक का, इसके पास एक का है। अब आप मुझे बताएं उस हिसाब से मेरे पास तो केवल 4 अमीनो अम्ल का संदेश हुआ, केवल 4 अमीनो अम्ल का संदेश हुआ। लेकिन प्रभु अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल हैं, 20 अमीनो अम्ल हैं। उड़ी बाबा कितने अमीनो अम्ल हैं? 20। अब 20 अमीनो अम्ल है तो कम से कम 20 प्रकूट तो होने चाहिए ना। ये वाली चीज क्या हमने बोला कि भैया एक जेनेटिक कोड जो है, एक आनुवांशिक कूट जो है वो 3 नाइट्रोजन क्षार का है। आपने पूछा क्यों 3 क्यों? मैंने कहा चलो बताता हूं। मैंने कहा मान लो 3 नहीं 1 का है। अब क्या होगा? मान लो 1 है, मान लो ये एक आनुवांशिक कूट है। हमने यही तो बोला आनुवांशिक कूट कितना है। अब पहली कंडीशन मान लेते एक नाइट्रोजन क्षार जो है वो आनुवांशिक कूट है, तो आनुवांशिक कूट कितने प्रकार के हुए? 4 ही तो हुए। एक यू होएगा, एक सी होएगा, एक होएगा, जी होएगा, बस। उस हिसाब से अगर इसके पास इंफॉर्मेशन एक अमीनो अम्ल की होती तो हमारे पास केवल 4 ही तो अमीनो अम्ल के संदेश होते। 20 के चाहिए थे हमें, 20 अमीनो अम्ल के संदेश चाहिए थे, इंफॉर्मेशन चाहिए थी पोजीशन पर लगाने की प्रोटीन में। लेकिन यहां पर इस हिसाब से तो केवल 4 की हुई, तो आनुवांशिक प्रकूट कभी भी एक नाइट्रोजन क्षार का नहीं होगा। चलो सर ये समझ में आ गया। अब दूसरी कंडीशन, अब सर 2 हो जाए तो आइए देख लेते हैं। अब मान लेते हैं क्या आनुवांशिक कूट या प्रकूट 2 नाइट्रोजन क्षार का है, 2 नाइट्रोजन क्षार का है। चलो 2 नाइट्रोजन क्षार का तो कितने कितने बन जाएंगे आइए देख लेते हैं। UCAG और UCAG। देखिएगा जरा भाई आप खुद सोचिए, अगर 2 नाइट्रोजन क्षार तो मेरे पास क्या हो सकता है? या तो UU हो सकता है, या तो ध्यान से देखिएगा, या तो मेरे पास UU होगा, ठीक है, या मेरे पास UC होगा, या मेरे पास UA होगा, या UG होगा। इसके अलावा U के साथ कुछ और आ सकता है? नहीं, 4 बनेंगे U के साथ। उसी प्रकार C के साथ CU होगा, CC होगा, CA होगा, CG होगा, AU होगा, AC होगा, AG AA होगा और AG होगा, GU होगा, GC होगा, GA होगा और GG होगा। अब आप मुझे बताओ कुछ और हो सकता है क्या? आप बोलेंगे सर AG लिख दिया, सर GA भी तो हो सकता है। ले मेरे भाई AG लिख दिया, GA भी आ गया। सर AA लिख दिया, AA नहीं होगा, A और कितनी बार लिखेगा? A एक ही बार तो आएगा। सर CC एक बार ही होगा। सर CA लिख दिया, सर AC नहीं होगा क्या? ले मेरे भाई CA AC, ये लो। कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है यहाँ पर, कितने चांसेस हैं? सर 16, सिर्फ 16 ही प्रकूट बन पा रहे हैं, सिर्फ 16 ही बन पा रहे। अगर हम मान के चलते हैं क्या कि भैया आनुवांशिक कूट जो हैं, अगर आनुवांशिक कूट कितने हैं भैया 2 नाइट्रोजन क्षार से बने होंगे तो कितनी संभावना है? सर केवल 16 संभावना है। 16 प्रकूट ही बन पा रहे, ये प्रकूट, ये प्रकूट, ये प्रकूट, ऐसे कितने बन पा रहे? सर 16। लेकिन हमें तो भैया 20 अमीनो अम्ल है हमारे पास, तो अभी भी हमारे पास तो 20 अमीनो अम्ल हैं। अब क्या करें? तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
चलो जी, खत्म। इट मीन्स आनुवांशिक प्रकूट एक नाइट्रोजन क्षार का भी नहीं हो सकता, दो का भी नहीं हो सकता। अब तीसरी संभावना, तीसरी संभावना सीधी सीधी मेरे भाई, लेकिन ये तीसरी संभावना क्या, कि आनुवांशिक प्रकूट, आनुवंशिक कूट या प्रकूट कैसा होता है, त्रिक होता है। त्रिक यानी ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट यानी 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, जो तेल 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, 3 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। कौन बेटा जी, आपका आनुवंशिक प्रकूट। ये किसने बताया, तो याद करिए आनुवंशिक कूट शब्द किसने दिया था, याद करिए किसने दिया था, गैमो ने ना, उसी गैमो ने बताया था, याद रखना, जॉर्ज गैमो ने, जॉर्ज गैमो ने ये बताया या समझाया क्या, कि आनुवंशिक प्रकूट जो होता है कैसा होता है प्रभु, त्रिक होता है। अब आप बोलेंगे सर त्रिक होएगा तो कितने बनेंगे, आइए देख लीजिए, UCAG, UCAG, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाते हैं। आपको याद आ रहा है एक अध्याय में, पिछले अध्याय में मैंने आपको वंशागति और विविधता के सिद्धांत में कुछ चेकर बोर्ड मेथड बताया था, उस तरीके से देखिएगा, UCAG, 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 UCAG। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, U U U, ठीक है, U U C, U U A, U U G, ऐसे बनेगा। फिर इसको इससे, इससे फर्स्ट, इसको इससे सेकंड, इसको इससे थर्ड, इसको इससे फोर, कर सकते। फिर इसको इससे फर्स्ट, इसको इससे सेकंड, इसको इससे थर्ड, इसको इससे फोर्थ। तो ऐसे जब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो प्रभु हमारे पास ना कुछ इस तरीके से चार्ट बनेगा। देख लीजिए, यू 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 आ गया, यू यू यू, यू यू सी, यू 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 लिख दिया, यू यू सी लिख दिया, यू यू ए लिख दिया, यू यू जी लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुल मिलाकर प्रकूट जो बनेंगे, कितने बनेंगे बेटा जी, 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, कितने होंगे, 64 बनेंगे प्रकूट। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने बन रहे हैं, 64 प्रकूट बन रहे हैं, 64। अब आप बोलेंगे सर 64 प्रकूट बन गए, हमें तो 20 अमीनो अम्ल के लिए चाहिए था संदेश, लेकिन यहां तो 64 बन गए, हमें तो 20 अमीनो अम्ल का संदेश चाहिए था, है ना, आपने तो 64 बना दिए। तो प्रभु क्या दिक्कत हो गई, जब एक आनुवांशिक कूट जो है अगर एक नाइट्रोजन क्षार का था तो केवल 4 ही प्रकूट बन रहे थे, जब 2 का था तो 16 बने। अब सीधी सी बात है, 2 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 3, तो कितने का बनेगा, 64 का। लेकिन हमारे 20 अमीनो अम्ल का संदेश तो होगा ना उनके पास, हाँ सर बिल्कुल होगा, होगा ना। इन 64 में से, 64 के 64 में से 20 अमीनो अम्ल का संदेश इनके पास नहीं होएगा, होएगा। अब आप मेरे से पूछेंगे क्या सर 64 के 64 प्रकूट जो है, 64 के 64 प्रकूट जो है यहाँ पर, क्या इन सबके पास संदेश होता है, ना 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 ना, ध्यान से सुनिएगा। इन 64 में से, यहां से ध्यान से सुनना, कितने बनेंगे, 64 प्रकूट बनेंगे। इन 64 प्रकूट में से केवल 61 के पास, 61 प्रकूट के पास संदेश है किसका, 20 अमीनो अम्ल का। किसका, 61 प्रकूट के पास इंफॉर्मेशन है किसकी, 20 अमीनो अम्ल की। तो आप बोलेंगे 3 के पास नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं है, वो जो 3 प्रकूट जो है ना, जिन 3 प्रकूट के पास नहीं है संदेश
किसका, अमीनो अम्ल का, ठीक है, उन्हें, ध्यान से सुनना, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन, या उनका एक और नाम, उनका एक और नाम है, उनको हम बोलते हैं समापक को प्रकूट। क्या बोलते हैं, समापक प्रकूट बोलते हैं। जो कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना, UAA, UAG और UGA, ये तीन जो होते हैं बेटा जी याद रखना, इन तीनों को हम बोलते हैं क्या, समापक प्रकूट बोलते हैं, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं समापक, क्यों बोलते हैं स्टॉप, ये आप पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे प्रोटीन का निर्माण, वहां पर आएगा। अभी सिर्फ याद रखना, ये जो तीन जो होते हैं इनको हम स्टॉप कोडोन या समापक प्रकूट बोलते हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, आकूट लेखनीय भी बोल देते हैं, जिनके पास संदेश नहीं है। हाँ जी, ये है वो तीन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन तीन प्रकूट के पास संदेश नहीं था, इनको हमने समापक कोडोन बोला, UAA, UAG और UG। ध्यान से सुनना। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला 61 प्रकूट है आपके पास, जिसमें से ठीक है 3 के पास संदेश नहीं है, लेकिन जो 61 के पास संदेश है और 20 अमीनो अम्ल है, 61 प्रकूट हैं और 20 ट्रिपलेट त्रिक क्यों है, ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं बेटा जी यहां पर विशेषता किसकी, आनुवंशिक प्रकूट की विशेषताएं। बस अब ध्यान से सुनना, यहीं से प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, यहीं से लक्षण देख रहे हैं आनुवंशिक प्रकूट के, ध्यान से सुनना। सबसे पहला लक्षण आनुवंशिक प्रकूट कैसे होते हैं बेटा जी, ये त्रिक होते हैं। सब देखना, कैसे होते हैं बच्चों, ये त्रिक होते हैं, यानी ये ट्रिपलेट होते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिक का मतलब समझ में आ गया कि भैया एक आनुवंशिक प्रकूट किससे बना हुआ है, 3 नाइट्रोजन क्षार से। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर है इतनी सी बात। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, ये सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा जी, ये सार्वभौमिक होते हैं, यानी यूनिवर्सल होते हैं। अब आप पूछेंगे सर सार्वभौमिक का मतलब क्या है, सर सार्वभौमिक यूनिवर्सल का मतलब क्या है। देखिएगा मेरे अंदर ये प्रकूट जो था, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, मेरे अंदर ये प्रकूट जो था ना यू, इसके पास किसका संदेश था, फिनाइल एलानीन का। फिनाइल एलानीन कौन है, अमीनो अम्ल। ये कौन है, प्रकूट। इसके पास संदेश है किसका, इस अमीनो अम्ल का। मेरे अंदर, कुत्ते के अंदर भी, बिल्ली के अंदर भी, शेर के अंदर भी, पेड़ के अंदर भी, अरे छोड़ो जीवाणु के अंदर भी। समझ में आया। अब जरा सोचिए, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव मिल रहे हैं सभी के अंदर ये यूनिवर्सल है, यानी यू संदेश रखेगा हमेशा किसका, फिनाइल एलानीन का। चाहे वो एक वायरस हो, चाहे वो एक विषाणु हो, जीवाणु हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमेशा इसके पास इसका संदेश होगा। बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई। यानी ये कैसे होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं आपके सार्वभौमिक। लेकिन हमारी बुक में एक शब्द और लिखा हुआ है, लगभग। लगभग सार्वभौमिक। अब लगभग सार्वभौमिक का मतलब, यानी कुछ अपवाद होंगे, यस कुछ अपवाद है। अब किस में, ध्यान से सुनना। पर्टिकुलरली आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा जी, डीएनए कहां पर मिलता है, आप जानते हैं सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है ना, सूत्र कणिका जिसको हम बोलते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में कहीं प्रोटोजोआ नाम सुना होगा आपने। अगर ये सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो ये 11वीं कक्षा है आपके सार्वभौमिक। लेकिन हमारी बुक में एक शब्द और लिखा हुआ है, लगभग। लगभग सार्वभौमिक। अब लगभग सार्वभौमिक का मतलब, यानी कुछ अपवाद होंगे, यस कुछ अपवाद है। अब किस में, ध्यान से सुनना। पर्टिकुलरली आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा जी,
डीएनए कहां पर मिलता है आप जानते हैं? सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है ना? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है ना, सूत्रकणिका जिसको हम बोलते हैं। और प्रोटिस्टा जगत में कहीं प्रोटोजोआ नाम सुना होगा आपने। अगर ये सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो ये 11वीं कक्षा में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो सुना होगा, और सुना है तो इतना भी जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मिलता है, याद रखना। अब सोचो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर डीएनए मिलेगा और उस डीएनए से कहीं ना कहीं आरएनए बनेगा और उस आरएनए में प्रकूट होंगे, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है, जो आरएनए में बदलता है, जो प्रकूट बनाता है, उसके प्रकूट थोड़े से अलग होते हैं। सिमिलरली कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनमें ये जो प्रकूट जो मैंने आपको दिखाया, क्या कि साहब यूयू फिनाइलएलानिन की इंफॉर्मेशन रखता है, यूयूजी ल्यूसीन की इंफॉर्मेशन रखता है, सीयूयू ये भी ल्यूसीन की रखता है, एयूयू आइसोल्यूसीन की रखता है, एयूजी मिथियोनिन की रखता है, यूसीयू सेरीन की रखता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी मेरे भाई, कि यहां पर भूल मत जाइएगा, यहां पर कि हर जीव के अंदर यही की यही परिस्थिति मिलेगी। मेरे अंदर अगर ये एयूयू आइसोल्यूसिन की रख रहा है संदेश, तो डॉग के अंदर भी, कैट के अंदर भी, बिल्ली में, कुत्ते में, हर जीव में, पेड़ में, पादप में, ठीक है, प्राणी में, कवक में, प्रोटिस्टा जगत के अंदर हर जीव, कुछ प्रोटोजोआ को छोड़ दो, और मोनेरा जगत के अंदर हर जीवाणु, ठीक है, विषाणु तक भी। समझ में आया? तो ये सर्वभौमिक होते हैं, किसको छोड़कर बेटा? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मिलते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम याद नहीं रखना, सिंपल कुछ प्रोटोजोआ। चलिए जी, ये दो लक्षण तो समझ में आ गए, ये सर्वभौमिक होते हैं, ये त्रिक होते हैं। अब ध्यान से सुनना, तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असंदिग्ध होते हैं। ये असंदिग्ध होते हैं। असंदिग्ध को बेटा जी हम बोलते हैं नॉन एम्बिगुअस। ये असंदिग्ध नॉन एम्बिगुअस होते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, रुकिएगा। और चौथा, ये बेटा जी है चौथा, अपहासित होते हैं। डीजेनरेसी होते हैं। अब ये देखो, अपहासित को हमने इंग्लिश में लिखते हैं डीजेनरेसी, असंदिग्ध को हम इंग्लिश में लिखते हैं नॉन एम्बिगुअस। अब इसका मीनिंग क्या है, जरा ध्यान से सुनना, मैं सिंपल सिंपल सा बोलूंगा, जरा जल्दी से सुनिएगा। एक अमीनो अम्ल एक अमीनो अम्ल एक प्रकूट एक निश्चित एक अमीनो अम्ल का संदेश रखता है। क्या बोला हमने? एक प्रकूट जो है वो एक निश्चित अमीनो अम्ल का क्या रखता है, संदेश रखता है। एक प्रकूट के पास एक अमीनो अम्ल का, एक निश्चित अमीनो अम्ल का क्या है, संदेश है। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने बोली है, यही प्रॉपर्टी, यही लक्षण क्या कहलाता है, असंदिग्ध। विशिष्टि, इसको विशिष्ट लक्षण भी बोलते हैं, इस परिस्थिति को हम विशिष्ट लक्षण भी बोलते हैं। सर ये तो समझ में आता है कि यूयूयू जो था, सर यूयूयू जो था वो फिनाइलएलानिन की इंफॉर्मेशन रख रहा था, यूयूयू ल्यूसीन की नहीं रख रहा, यूयू सेरीन की नहीं रख रहा, यूयूयू टायरोसिन की नहीं रख रहा, यूयूयू प्रोलीन की नहीं रख रहा, यूयूयू थ्रियोनिन की नहीं रख रहा, यूयूयू मिथियोनिन की नहीं रख रहा, नहीं रख रहा। यूयूयू केवल फिनाइलएलानिन एक निश्चित अमीनो अम्ल का संदेश रख रहा है। खत्म। सर समझ में आ गया, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा, इस प्रॉपर्टी को समझो। क्या? एक अमीनो अम्ल का संदेश कई प्रकूट रखते हैं।
अब ये क्या हो गया सर, ये तो कहानी पलट दी है, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ऐसी कंडीशन आ रही है। एक अमीनो अम्ल का संदेश कई प्रकूट रखते हैं, उधर बोल रहे हो एक प्रकूट एक निश्चित अमीनो अम्ल का संदेश रखता है। सर कंफ्यूज हो गए, माथा घूम गया, हो गया ना। अब इधर देखो, एक बेस्ट एग्जांपल से बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो मान लो एक मान लेते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं 2-3 लोगों के। मान लो एक है रामू, शामू, काकू, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है। मेरे घर में रसोइये हैं, मान लेते हैं। रामू ने बनाई रोटी, यानी रामू का एक निश्चित कार्य था, ये क्या बनाएगा, रोटी बनाएगा, ठीक है। शामू ने बनाई सब्जी, यानी शामू का भी एक निश्चित कार्य था, क्या बनाएगा, सब्जी बनाएगा, ठीक है। इसका निश्चित कार्य सब्जी, इसका निश्चित कार्य रोटी। काकू जो है वो भी क्या बना रहा है, रोटी बना रहा है। देखो कार्य इसका भी निश्चित है, ये भी रोटी बना रहा है, यानी हमने इसको एक काम दे दिया, ये अपना काम कर रहा है, रोटी बना रहा है, ये अपना काम कर रहा है, सब्जी बना रहा है, ये भी रोटी बना रहा है। अब आप मुझे बताएं, इसका कार्य तो निर्धारित हो गया ना, काकू का और रामू का और शामू का, इनका कार्य तो निर्धारित हो गया कि इनके पास एक निश्चित कार्य है, कोई कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं, क्या रोटी सिर्फ रामू बनाएगा क्या, नहीं, रोटी तो आपका काकू भी बना सकता है, नहीं बना सकता, बना सकता है ना। तो रोटी रामू भी बना सकता है, काकू भी बना सकता है। उसी प्रकार बेटा जी यू 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 क्या था, एक प्रकूट था जिसके पास संदेश था, किसका, फिनाइल एलानीन का, ठीक है। किसका संदेश था, फिनाइल एलानीन का। फिनाइल एलानीन अमीनो अम्ल का संदेश था, यानी यू 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 सिर्फ और सिर्फ, अब देखिए रामू सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, रोटी बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, सब्जी वब्जी नहीं बनाएगा। काकू भी सिर्फ रोटी बनाएगा, सब्जी वब्जी नहीं बनाएगा। शामू भी सिर्फ सब्जी बनाएगा, रोटी वोटी नहीं बनाएगा, निश्चित कार्य। यू 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 सिर्फ संदेश रखेगा फिनाइल एलानीन का और किसी का नहीं रखेगा। लेकिन यूयूसी जो था वो भी सिर्फ संदेश रखेगा, किसका, फिनाइल एलानीन का, फिनाइल एलानीन का। यानी एक अमीनो अम्ल एक निश्चित कार्य कर रहा है, एक निश्चित अमीनो अम्ल का संदेश रख रहा है। लेकिन क्या एक अमीनो अम्ल का संदेश सिर्फ एक प्रकूट के पास है क्या, नहीं, फिनाइल एलानीन का संदेश यूयू के पास भी है और यूयूसी के पास भी है, सॉरी यूयूजी के पास भी है, जी था ना, हाँ यूयूजी सॉरी यूयूसी है, कौन है, यूयूसी के पास ही है, हाँ जी, किसके पास है, यूयूसी के पास है, ठीक है। अब जरा सोचिए, रामू भी रोटी बना सकता है, काकू भी रोटी बना सकता है, यानी रोटी दोनों बना सकते हैं। लेकिन रामू सब्जी नहीं बना सकता, यानी निश्चित कार्य कर रहा है, काकू भी निश्चित कार्य कर रहा है। उसी प्रकार ये प्रकूट निश्चित कार्य कर रहा है, इसके पास संदेश सिर्फ फिनाइल एलानीन का है, और यूयूसी के पास भी निश्चित कार्य है, ये भी सिर्फ फिनाइल एलानीन की इंफॉर्मेशन रख रहा है। लेकिन फिनाइल एलानीन की इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा प्रकूट के पास है। तो बेटा जी ये जो प्रॉपर्टी है ना, क्या कि इसके पास सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन है, ये क्या कहलाता है, विशिष्टीकरण असंदिग्ध बोला था हमने इसको, क्या बोला था, विशिष्ट। खुद सोचे ना, विशिष्ट है या नहीं है, ये एक विशेष कार्य कर रहा है, एक स्पेसिफिक कार्य कर रहा है, ये सिर्फ इसका संदेश रख रहा है, ये क्या कहलाएगा, असंदिग्ध, ये भी असंदिग्ध। लेकिन इन दोनों नहीं, एक ही तो है। ये जो अमीनो अम्ल जो था फिनाइल एलानीन, इसकी इंफॉर्मेशन इनके पास है, ये क्या कहलाएगा, अपहासित। एक अमीनो अम्ल का संदेश कई प्रकूट रख सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए इस चार्ट में, फिनाइल एलानीन की इंफॉर्मेशन इसके पास भी है, फिनाइल एलानीन की इसके पास भी है। उसी प्रकार ल्यूसिन एक अमीनो अम्ल है, उसके संदेश इन 6 प्रकूट के पास है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यूयूए के पास सिर्फ ल्यूसिन की तो इंफॉर्मेशन है, सेरीन की तो नहीं है, टायरोसिन की तो नहीं है ना, समझ में आया। तो यूयूए के पास सिर्फ ल्यूसिन की है, ये है क्या, असंदिग्ध, विशिष्ट। और ये प्रॉपर्टी की इस अमीनो अम्ल का संदेश कई प्रकूट के पास है, ये क्या कहलाएगा, अपहासित। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये हमारे 4 लक्षण हो गए हैं। एक लास्ट लक्षण आज के लेक्चर का बेटा जी,
पांचवा कि ये जो प्रकूट थे ना 61, जिसमें से 3 क्या थे आपके, 3 क्या थे, स्टॉप समापक कोडोन। एक याद रखना आखिरी, एक होता है प्रारंभिक प्रकूट जिसे हम समारंभक या समारंभ प्रकूट भी बोलते हैं, जिसे हम स्टार्टिंग कोडोन बोलते हैं। अब साहब ये कौन होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, समापक कोडोन क्या थे, समापक प्रकूट क्या थे, 3 थे ना, UAA, UAG, UGA, जिनके पास कोई संदेश नहीं था। 64 में से 3 के पास कोई संदेश नहीं था, जिनको हमने नॉनसेंस बेकार प्रकूट बोला था, जो स्टॉप कोडोन भी कहला रहे। अब स्टॉप क्यों बोला था ये कार्य मैं आपको बताऊंगा। अब इसको मैं स्टार्टिंग क्यों बोल रहा हूं ये भी कार्य बताऊंगा। कब, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, अनुवादन यानी स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन का निर्माण जब पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। अभी सिर्फ याद रखना AUG भूल मत जाइएगा अपनी जिंदगी में। AUG कौन होता है, प्रारंभिक या समारंभक या समारंभ या स्टार्टिंग प्रकूट होता है AUG। जब AUG मिलेगा ना mRNA पर जहां AUG मिलेगा वहां से स्टार्ट हो जाएगी क्या, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया। देखिए इसको हमने बोला अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। अब साहब ये क्या होता है, ये क्या प्रक्रिया होती है, क्या होता है इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एक बार इसका एनिमेशन दिखाता हूं, सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो क्या, डीएनए से हम बनाते हैं mRNA, बनाते हैं, यस सर। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था सर, अनुलेखन। मैंने कहा वेल डन, ठीक है। अब mRNA के पास संदेश है, अब ये संदेशों का उपयोग करके हम बनाएंगे प्रोटीन। इस प्रक्रिया को बेटा जी बोला जाता है स्थानांतरण या रूपांतरण। कुछ जगहों पर इसे अनुवादन भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन अनुवादन एक्चुअली ये नहीं होता। अनुवादन इस प्रक्रिया का एक भाग होता है। कौन, अनुवादन। तो अनुवादन भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में दिख जाएगा अनुवादन, लेकिन रूपांतरण का मतलब था क्या, mRNA से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना, ठीक है। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसका भाग होता है क्या, अनुवादन। अब ये क्या होता है एक एक करके चीज आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखो समझ में कुछ आने वाला नहीं है आपको, बस फील करो। अच्छा देखिए जरा, देखिए कुछ दिख रहा है आपको, ये लाल रंग का mRNA, ये राइबोसोम की छोटी इकाई, ये बड़ी इकाई, ये tRNA, ठीक है। ये tRNA पर अमीनो अम्ल है गोल गोल। एक tRNA आया, ये अमीनो अम्ल इधर से इधर आया, ये tRNA निकल जाएगा। फिर एक और आएगा, ये दोनों अमीनो अम्ल फिर यहां जुड़ जाएंगे, ये tRNA निकल जाएगा। फिर एक और आएगा, ये अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती जाएगी। अब कब रुकेगी, जब यहां पर कुछ समापक कोडोन आ जाएंगे, फिर वापस से ये प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया हो सकता है आप में से कईयों को अभी समझ में ना आए, तो टेंशन मत लेना। पूरी प्रक्रिया जब पढ़ लोगे ना तब देखना ये प्रक्रिया कितनी अच्छी लगेगी, कितनी जबरदस्त लगेगी, कितनी मस्त लगेगी ये, ठीक है। अभी के लिए बस मौज लेने के लिए एक बार देख लो, बड़ा अच्छा एनिमेशन है ये, है ना। यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये गोल गोल क्या है, अमीनो अम्ल है। और अमीनो अम्ल जरा सोचिए एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। बाबू जरा सोचिए, अमीनो अम्ल अगर एक दूसरे से जुड़ते गए तो क्या बनेगा सर, प्रोटीन बनेगा। यही तो बनाना था ना, प्रोटीन का ही तो निर्माण करना था ना। तो प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हमने क्या बोला है, रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन, ठीक है। आइए बेटा जी, ये तो आपने देख लिया। अब आप बोलेंगे चलें सर स्टार्ट करें पढ़ना, मैं बोलूंगा नहीं अभी रुको। अब बोलेंगे क्यों रुको, अब क्या पढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। इस चित्र को वापस से देखो, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था पिछले लेक्चर्स में। ये था डीएनए, डीएनए से हम बनाते हैं mRNA और mRNA से बनाते हैं प्रोटीन, ठीक है। यही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी लिखी है, यही लिखा ना। डीएनए से क्या बनाते हैं, mRNA, mRNA से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। लेकिन किंतु परंतु इधर देखो, ध्यान से सुनना। डीएनए से जब हम mRNA बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, अनुलेखन।
जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, ट्रांस, नीचे लिख देता हूं, क्या बोला था बेटा जी, अनुलेखन, अनुलेखन, ठीक है, या अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है सर, पढ़ लिया हमने, ठीक है। फिर ये जो एमआरएनए जो बना था, अब इससे हम क्या बनाएंगे सर, प्रोटीन बनाएंगे। इस एमआरएनए के पास संदेश है, उन संदेशों का हम उन संदेशों को उपयोग में लेकर हम प्रोटीन का निर्माण करेंगे। इस प्रक्रिया को बेटा जी अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या बोला जाता है, स्थानांतरण या रूपांतरण। अंग्रेजी में बोला क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है, सिंपल। अब आपने याद रखना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो दो प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर बोला जाता है, ध्यान से सुनना, सेंट्रल, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। याद रखना, क्या नाम देते हैं, सेंट्रल डोग्मा, भूल मत जाइएगा। तो आपसे कोई पूछे सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, तो देखो याद कैसे करोगे, डॉग आ रहा है, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, फिर आ रहा है माँ, कुत्ते की माँ है, ऐसे क्या, ना 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 ना, ऐसे याद नहीं रखना। और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। सेंट्रल डोग्मा एक प्रक्रिया का नाम है, सेंट्रल डोग्मा एक प्रक्रिया का नाम है जो दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनी हुई है। पहली है अनुलेखन और दूसरी है रूपांतरण। अनुलेखन में क्या करते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, रूपांतरण। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब साहब ध्यान से सुनना, ये जो सेंट्रल डोग्मा था ये किसने दिया था, ये सर्वप्रथम किसने बताया था। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और कृपया करके लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। भाई डीएनए से लास्ट में हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन ही तो बना रहे हैं। डीएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया जो है वो दो चरणों में हो रही है, सबसे पहले ये, फिर ये, दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर बोला सेंट्रल डोग्मा। सर ये सेंट्रल डोग्मा सर्वप्रथम किसने बताया, बाबू आप मुझे बताएं, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का जो मॉडल जो था वो किसने दिया था। आप बोलेंगे सर वॉटसन और क्रिक ने दिया था ना, याद आ रहा है। तो उसी वॉटसन और क्रिक में याद रखना, क्रिक ने प्रस्तुत किया था या क्रिक ने बताया था। किसने बेटा, भूल मत जाइएगा, क्रिक ने, क्रिक 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 क्रिक, भूल मत जाइएगा, नीट में प्रश्न पूछ लिया जाता है मेरे भाई ये, कि ये जो सेंट्रल डोग्मा जो है ये किसने बताया था। तो याद रखना, ये किसने बताया था, आपके क्रिक अंकल ने प्रस्तुत किया था क्या, सेंट्रल डोग्मा। तो कई बच्चे जो है भूल जाते हैं सेंट्रल डोग्मा है क्या। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे सेंट्रल डोग्मा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कतई नहीं भूलेंगे सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो सेंट्रल डोग्मा मेरे भाई, गुड़िया, बच्चे, लड़कों, लड़कियों, याद रखना, क्रिक ने प्रस्तुत किया था क्या, सेंट्रल डोग्मा, जिसका मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जो दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनी हुई है, दो चरणों से मिलकर बनी हुई है, सबसे पहले ये, दूसरी ये, खत्म, खल्लास, सिंपल। चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, क्रिक ने ये बोला हमेशा ध्यान से सुनना, क्रिक ने ये बोला हमेशा डीएनए से बनेगा एमआरएनए और हमेशा एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। क्रिक ने ये बोला कि हमेशा डीएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ऐसा नहीं होएगा कि एमआरएनए डीएनए बना दे। सुनो सुनो सुनो, क्रिक ने ये बोला कि हमेशा डीएनए से ना एमआरएनए बनेगा, कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि एमआरएनए से डीएनए बन जाए, ऐसा नहीं बोला उसने। और ये भी बोला हमेशा एमआरएनए से ना प्रोटीन बनेगा, कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि प्रोटीन से एमआरएनए बन जाए, ऐसा उसने बोला। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, दो वैज्ञानिक ध्यान से सुनिएगा, दो वैज्ञानिक, एक का नाम है टेमिन और एक का नाम है, नाम बड़ा अच्छा है, बाल्टीमोर। ठीक है, बाल्टी और मोर, क्या गजब के नाम होते हैं ना इनके, है ना, बाल्टी भी है और मोर भी है ये, है जी। तो टेमिन और बाल्टीमोर ये दो वैज्ञानिक थे,
ठीक है। ये ना एक वायरस पर, एक विषाणु पर कार्य कर रहे थे। क्या बोला हमने? ये एक वायरस पर, विषाणु पर कार्य कर रहे थे। उस वायरस का नाम है, ध्यान से सुनना, राउस सार्कोमा विषाणु। ध्यान से सुनिएगा, राउस सार्कोमा विषाणु। आप बोलेंगे सर ये क्या है? प्रभु ये एक वायरस का नाम है, जैसे कोरोना वायरस का नाम है ना, कोरोना, है ना। उसी तरीके से एक और वायरस का नाम राउस सार्कोमा वायरस, जिससे कैंसर होता है, कैंसर। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना, ये एक वायरस है जिस पर काम कर रहे थे ये दो वैज्ञानिक, ठीक है, जिसमें से ये मेन वैज्ञानिक है, टेमिन। अब इसने क्या देखा, हालांकि ये भी इसका साथी था, लेकिन मेन कौन? ये। इसने देखा क्या कि इस वायरस में ना क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, इस वायरस में मिलता है आरएनए। इन्होंने देखा कि इस वायरस में, इस विषाणु में क्या मिल रहा है? आरएनए मिल रहा है। इन्होंने बोला ठीक, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वायरस जब इन्फेक्ट करता है ना, ये वायरस जब संक्रामित करता है किसी जीव को, उसकी कोशिका को जब ये संक्रामित करता है ना, तो उस वायरस का जो आरएनए है ना, वो बदल रहा है किसमें? डीएनए में। उड़ी बाबा, आरएनए डीएनए में बदल रहा है। क्या बोला? आरएनए डीएनए में बदल रहा है। अब आप बोलेंगे सर, क्रिक ने सेंट्रल डोगमा में ये बताया हमेशा डीएनए क्या बनाता है? आरएनए। हमेशा डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। आरएनए तो एमआरएनए कौन है? आरएनए है ना। यानी डीएनए हमेशा क्या बनाता है? आरएनए बनाता है, क्रिक ने बोला। लेकिन इन दोनों को पता लगा कि भैया आरएनए डीएनए में बदल सकता है, यानी ये आरएनए डीएनए में बदल सकता है। तो जरा सोचिए, क्या ये प्रक्रिया इस सेंट्रल डोगमा का अपवाद हो गई या नहीं हो गई? आप बोलेंगे यस सर, सेंट्रल डोगमा हमेशा बोलता है कि डीएनए से बनता है आरएनए, लेकिन यहां पर इन दोनों ने देखा कि भैया आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। और इस प्रक्रिया को बोला गया, ध्यान सुनना, इस प्रक्रिया को बोला गया, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को बोला गया, ध्यान से सुनना, क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला गया? रिवर्स। अब आप मुझे बताएं, गाड़ी देखिए ना आपने, गाड़ी 4 व्हीलर होती है, उसमें 5 गियर वाली गाड़ी होती है ना, गियर। उसमें हम अपनी गाड़ी को पीछे कर सकते हैं। आपने देखा होगा, गाड़ी पीछे हो जाती है ना, क्या करते हैं? 5वां गियर लगाते हैं पीछे। लगाया 5वां गियर, उस गियर का नाम होता है रिवर्स गियर, जिससे गाड़ी पीछे जाती है। अब आप जरा सोचिए, पीछे का मतलब उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब, जरा सोचिए, हमारी गाड़ी आगे चल रही थी, डीएनए से क्या बन रहा था? आरएनए। लेकिन इस आरएनए लगाया 5वां गियर, रिवर्स गियर। प्रक्रिया थी क्या? ट्रांसक्रिप्शन। सीधी गाड़ी चल रही थी, प्रक्रिया थी ट्रांसक्रिप्शन। गियर लगा उल्टा, और उल्टा गियर लगा तो आरएनए से क्या बन गया? डीएनए। प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी उल्टा हो गया किसका? ट्रांसक्रिप्शन का, कि आरएनए से डीएनए बन गया। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, यहां से यहां बनने की, इसे बोला जाता है, भाई मेरे बंधु बच्चे याद रखना, क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आप बोलेंगे सर हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बेटा हिंदी में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही बोल दिया जाता है, बुक्स में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही मिलता है, ठीक है। तो बेटा अब आप मुझे बताएं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो था, क्या ये एक अपवाद था या नहीं था? आप बोलेंगे सर किसका? अरे प्रभु, किसका अपवाद था? सेंट्रल डोगमा का अपवाद है, सेंट्रल डोगमा का अपवाद। ठीक है, याद रखना। तो आपसे कोई पूछे सेंट्रल डोगमा का अपवाद कौन है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक और चीज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का दूसरा नाम याद रखना, इसका दूसरा नाम याद रखना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बोला जाता है टेमिनिज्म। अब आप मुझे बताएं, टेमिनिज्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेन वैज्ञानिक कौन था? टेमिन था। और उसी टेमिन ने मेनली, इसी ने, ये भी साथ में था, लेकिन मेन इसने बहुत सारी चीजें बताई थी, इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं? टेमिनिज्म प्रक्रिया भी बोलते हैं। बताएं
क्या ये चीज समझ में आ गई? अब आपका एक और प्रश्न होगा, सर आरएनए से ना डीएनए तो बन जाता है, तो क्या सर प्रोटीन से वापस आरएनए बनता है? नहीं, ये नहीं होता है। तो याद रखना, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, ऐसा जरूर हो जाता है, याद रखना, ऐसा जरूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रभु आपको इतनी सी चीज अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़े। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ, अब आपका एक और प्रश्न होगा क्या कि सर यहां से यहां करने के लिए जो एंजाइम चाहिए था अनुलेखन में, उसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज। याद करिए, पढ़ा है हमने, चाहिए था डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए था? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। सर एमआरएनए से या आरएनए से वापस से डीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो बेटा जी यहां पर जो एंजाइम यूज में आता है ना, इसमें जो एंजाइम यूज में आता है, कृपया करके उसका नाम भी याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, याद रखिएगा, ये वो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कराएगा, आरएनए से डीएनए बनवाएगा। जय हो, इतना सा ही था क्या सेंट्रल डोग्मा और उसका अपवाद। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये याद रखना। आप बोलेंगे सर हम पढ़ तो रहे थे क्या रूपांतरण, यानी ये ट्रांसलेशन, लेकिन आपने ये क्यों बताया? क्योंकि ये बताना जरूरी था। जब तक ये नहीं बताता सेंट्रल डोग्मा, तो आपको ये प्रक्रिया कैसे समझ में आएगी? ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा का भाग है कौन? ट्रांसलेशन। दूसरा भाग होता है कौन? रूपांतरण। किसका? सेंट्रल डोग्मा का। इसका कोई अपवाद नहीं होता है। हाँ, इसका अपवाद था किसका? अनुलेखन का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, किसने खोजा? सब कुछ बता दिया। किसमें खोजा? ये बता दिया। कौन सा एंजाइम है? ये बता दिया। याद रख लेना, भूल मत जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी प्रक्रिया कौन सी? स्थानांतरण। अब चालू करते हैं क्या? स्थानांतरण। स्थानांतरण या रूपांतरण या ट्रांसलेशन। अब देखिए बेटा, ये जो प्रोसेस जो होती है ना, ये प्रक्रिया जो होती है, इसमें हम करने क्या वाले हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि सर जो हमारे पास आरएनए है, उस आरएनए पर जो संदेश है उसका उपयोग करके हम बनाएंगे सर प्रोटीन बनाएंगे। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत अच्छा, आपको मीनिंग तो समझ में आ गया इस प्रक्रिया का। होती कैसे है ये प्रक्रिया? तो बाबू ये 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 3 स्टेप्स में होती है। 3 स्टेप्स में। सबसे पहला जो चरण जो होता है, पहला चरण पहला स्टेप फर्स्ट जो होता है, उसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, उसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा क्या? अमीनो अम्ल का सक्रियण। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब कृपया करके ना ध्यान से सुनिएगा, हमारी बुक में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया है, और अगर आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो जैसे जैसे मैं समझाऊं, पहले मेरी बातों को सुनना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर देखो मजा आएगा। अमीनो अम्ल का सक्रियण, ठीक है, ये पहला चरण होता है किसका? रूपांतरण का। दूसरा होता है टीआरएनए का आवेशीकरण। टीआरएनए का आवेशीकरण। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का आवेशीकरण, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये दूसरा चरण होता है। और तीसरा चरण जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, अनुवादन, या इसको हम दीर्घीकरण भी बोल देते हैं। ठीक है, तीसरा चरण जो होता है उसे हम बोलते हैं अनुवादन।
वास्तव में ट्रांसलेशन जो होता है ये होता है, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि ट्रांसलेशन के 3 चरण होते हैं। अब हम इन तीनों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड। अब ये मत कहना सर स्टेप क्या होता है, चरण। चरण लो भैया, चरण पहला, चरण दूसरा और चरण तीसरा। ठीक है, चलें आगे। अब कुल मिलाकर हमें तो प्रोटीन बनाना है। अब ये जो प्रक्रिया है ना, ये भी समझ में नहीं आती, तो गौर से सुनिएगा। अब आए दिन जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं इनको गौर से सुनना, गौर से समझना, नहीं तो बेटा ये चीरते हुए चले जाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा नहीं। इसलिए कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली स्टेप होती है अमीनो अम्ल का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या मतलब है, आइए समझते हैं। सबसे पहला अमीनो अम्ल का सक्रियण। देखिए क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जी आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास कोई टीआरएनए था, उसमें कुछ लूप थे। अगर आपको लूप याद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ टी, साई, सी, डी, एच, यू और प्रतिकूट, एंटीकोडोन लूप थे। ये 3, ये 5 डैश सिरा था, ये 3 डैश सिरा था। आपको याद आ रहा है इस टीआरएनए पर हमें कहीं ना कहीं अमीनो अम्ल को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, अमीनो अम्ल को। कहां आकर जुड़ता है भाई मेरे, वो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, ए कौन है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, वो आकर जुड़ेगा इस 3 डैश सिरे पर। कहां पर जुड़ेगा, इस 3 डैश सिरे पर आकर जुड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, अपने आप थोड़ा ना आकर जुड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने से पहले उसे सक्रिय भी तो करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी तो आकर जुड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा ना जुड़ जाएगा, हमें पहले सक्रिय करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा किसको, अमीनो एसिड को, तभी वो यहां आकर जुड़ेगा। अब साहब ये एक्टिवेट कौन करता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपको एक एंजाइम याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ध्यान से सुनना। ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है जो अमीनो अम्ल को पकड़कर लाकर यहां पर जोड़ेगा। आया समझ में, क्या बोला मैंने, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एक एंजाइम है जो क्या करेगा, इस अमीनो एसिड को यहां आकर लाकर जोड़ेगा। लेकिन सीधा यहां नहीं जोड़ेगा, पहले वो उस अमीनो अम्ल को लाएगा इस लूप पर। कौन सा लूप था, DHU लूप, इस पर लाएगा एक निश्चित टीआरएनए पर, जिस पर एक निश्चित क्या होएगा, प्रतिकूट होएगा, निश्चित प्रतिकूट होएगा। जैसे मान लो यहां पर UAC कौन है, प्रतिकूट है। कौन है, UAC कौन है, प्रतिकूट है। अब इस UAC प्रतिकूट जिस भी टीआरएनए पर होगा ना, उस टीआरएनए पर ध्यान से सुनना, उस टीआरएनए पर जो अमीनो अम्ल लाया जाएगा वो होएगा मिथियोनिन। कौन सा आएगा, मिथियोनिन। आया समझ में, फिर से बोलो, फिर देखिए, ये टीआरएनए, इस पर ये लूप क्या कहला रहा था, प्रतिकूट लूप। मान लेते हैं इस पर एंटीकोडोन जो मिल रहा है वो मिल रहा है UAC। कोडोन किस पर मिलता है, mRNA पर। टीआरएनए पर क्या मिलता है, एंटीकोडोन। यहां पर मान लेते हैं क्या मिल रहा है, UAC। कौन मिल रहा है, एंटीकोडोन। अब आपने याद रखना, अगर UAC है यहां पर तो इस पर कोई और अमीनो अम्ल नहीं आएगा, एक निश्चित अमीनो अम्ल आएगा। कौन सा आएगा, मिथियोनिन। अब निश्चित अगर मिथियोनिन आएगा तो उस निश्चित मिथियोनिन को यहां लाने के लिए निश्चित कौन होएगा, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, जिसकी पहचान कौन करेगा, ये लूप। अब जरा सोचिए, मान लेते एक अमीनो एसाइल सिंथेटेज किसको लेकर आ गया, मान लेते एलानीन अमीनो अम्ल को लेकर आ रहा है। वो एलानीन जब यहां पर आएगा तो ये DHU लूप उसको ठुकरा देगा। क्यों, क्योंकि इस पर
जो प्रतिकूट मिल रहा है वो मिल रहा है यूएसी। समझ में आया? तो एक निश्चित मतलब एक प्रतिकूट के हिसाब से यहां पर क्या लगता है, अमीनो अम्ल लगता है। ये कहने वाली बात है, ये समझने वाली बात है क्या, कि अगर प्रतिकूट अगर यूएसी है तो उस पर हमेशा क्या लगेगा, मिथ्योनिन ही लगेगा। ठीक है। अब मान लो यहां पर प्रतिकूट कौन है, ध्यान से सुनो, मान लो यहां पर प्रतिकूट कौन है, ए। मान लो यहां पर कौन है, ए। तो हमेशा यहां पर कौन आएगा, फिनाइल एलानीन होगा और कोई नहीं होगा। कौन होएगा, फिनाइल एलानीन अमीनो अम्ल आएगा। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कौन, एक निश्चित कौन, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, जो किसको लेकर आएगा, ये एंजाइम अमीनो अम्ल को लेकर आएगा। उसकी पहचान कहां पर होगी, इस लूप पर। याद करिए, इस लूप का कार्य मैंने आपको बताया था। ये किसकी पहचान करता है, ये लूप, ये परखता है किसको, एक अमीनो एसाइल सिंथेटेज को। किसके हिसाब से, एंटीकोडोन के हिसाब से, कि एक एंटीकोडोन के हिसाब से अमीनो अम्ल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसके हिसाब से आ रहा है, जैसे यूएसी था तो उसके हिसाब से, अगर मान लो यूएसी था और उसके हिसाब से कौन आता, फिनाइल एलानीन, ये लेकर आता यहां पर, तो इसको नकार दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। और अगर ये क्या लेकर आता, मिथ्योनिन, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, फिर ये यहां पर जोड़ देगा। समझ में आया? तो सबसे पहला चरण क्या होएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, क्या कि ये अमीनो अम्ल को लाने वाला है, यहां पर लाने वाला है। लेकिन लाने से पहले ध्यान से सुनना, लाने से पहले हमें अमीनो अम्ल को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट का मतलब उसके पास ऊर्जा होनी चाहिए। किसके पास, अमीनो एसिड के पास एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। अब साहब ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा, ये प्रक्रिया कैसे होगी, तो ध्यान से देखिए। मान लो ये है एंजाइम, ये है क्या, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ध्यान से सुनना, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज है। ठीक है। और ये है बेटा जी हमारा अमीनो अम्ल। कौन है ये, ए अमीनो अम्ल है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको सक्रिय करना है, यानी इसके पास एनर्जी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं ऊर्जा की इकाई क्या होती है, सर एटीपी। मैंने कहा वेल डन। तो हमारे पास और क्या होना चाहिए, सर एटीपी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एटीपी। चलो सर, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो तीन चीजें हैं मेरे पास। मुझे इसे करना है सक्रिय, करने के लिए मेरे पास ऊर्जा भी है, लेकिन सक्रिय करेगा कौन, ये करेगा। क्या बोला, ये है एंजाइम, इसे सक्रिय करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। लेकिन इस ऊर्जा को खर्च करके इस एंजाइम के साथ जुड़ने के लिए, मतलब ऊर्जा को खर्च करा जाएगा, कौन करेगा, ये एंजाइम करेगा और इससे जुड़ जाएगा। भाई आप खुद सोचिए ना कि यहां पर ये एंजाइम किसको लेकर आने वाला है, अमीनो एसिड को लाने वाला है। तो लाने के लिए इसके साथ जोड़ा जाएगा ना, किसको, अमीनो एसिड को, अमीनो अम्ल को। कैसे जुड़ेगा, तो प्रभु ये अमीनो एसिड, ये अमीनो अम्ल इस एंजाइम के साथ कैसे जुड़ेगा, भैया ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। चलो जी, ऊर्जा खर्च करी, ध्यान से देखना क्या करा, देखिएगा हमने ऊर्जा खर्च करी, क्या खर्च करी, ऊर्जा। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बनाया है, यहां पे लाल रंग का जो था ये क्या था, अमीनो अम्ल। ठीक है। काले रंग का कौन था, एंजाइम। और नीले रंग का यहां पर कौन है, वो समझने वाली बात है। अब 11वीं कक्षा से अगर आप आए हैं पढ़कर, तो आपको इतना तो पता होगा कि एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन के साथ अगर मैं 3 फॉस्फेट जोड़ दूं तो ये क्या कहलाता है, सर ये कहलाता है एटीपी। मैंने कहा जी वेल डन। ऊर्जा की इकाई होती है कौन, एटीपी, जानते ना। अगर मैं इसमें से एक फॉस्फेट बंध हटाऊं, एक फॉस्फेट अगर अलग हो जाए, एक फॉस्फेट अगर अलग हो जाए,
तो मेरे पास क्या बचेगा और क्या मुक्त होएगी? आप बोलेंगे सर एक फॉस्फेट जब टूटता है या अलग होता है तो निकलती है ऊर्जा। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत अच्छे। मेरे पास क्या बचेगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसको अब क्या बोलूंगा? एडिनोसिन ट्राई बोलूंगा? नहीं, डाई, एडीपी बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा? एडीपी बोलूंगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है सर। और जरा सोचिए, अगर और मुझे ऊर्जा चाहिए तो मैं एक और बंद तोड़ दूंगा। यस सर, एक और तोड़ दोगे आप। अब जरा सोचिए और क्या निकलेगी सर? और निकलेगी क्या? और निकलेगी क्या? ऊर्जा। ठीक है, अब आपका क्या बचेगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब जरा सोचिए, और नहीं तोड़ूंगा मेरे भाई, और तोड़ूंगा मिलेगी मुझे, ऊर्जा मिलेगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो प्रभु यहां पर ना ये एंजाइम के साथ में इस अमीनो अम्ल को जोड़ना था। फिर से सुनना पूरी, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस टीआरएनए पर अमीनो अम्ल को लाकर जोड़ना है। क्या लाकर जोड़ना है? अमीनो अम्ल को लाकर जोड़ना है। कैसे जोड़ा? सबसे पहले मुझे एक निश्चित अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ में जोड़ना पड़ेगा। किसको? अमीनो एसिड को। किसको जोड़ना पड़ेगा? अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ा? सर हमने इस एंजाइम के साथ, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ मुझे इसे जोड़ना है। कैसे जोड़ा? सर हमने एटीपी को तोड़ा। क्या खर्च हुई? सर ऊर्जा मिली। जब ऊर्जा मिली तो हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया। ये देखो, ये लाल रंग का कौन? अमीनो अम्ल। काले रंग का कौन? एंजाइम। लेकिन ये क्या है? जरा सोचिए, एटीपी टूटा, पहले ऊर्जा निकली, कितनी? थोड़ी सी निकली। फिर इसको और तोड़ा, क्या बन गया? एएमपी। और ऊर्जा निकली, डबल ऊर्जा निकली, 2 बार ऊर्जा निकली। और उस ऊर्जा का उपयोग करके ये इसके साथ में, ये कौन? एंजाइम। ये एंजाइम इसके साथ में तो जुड़ा ही जुड़ा, साथ ही साथ इसके साथ में भी जुड़ गया। ये है एएमपी। ये कौन है? एएमपी। यानी फिर से सुनो, मुझे इस एंजाइम को, कौन से एंजाइम को? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को जोड़ना था। किसके साथ? अमीनो अम्ल के साथ। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम अमीनो अम्ल को लाएगा, इसकी यहां पर पहचान होगी, अगर पहचान ओके है तो ये फिर इसको यहां पर जोड़ देगा। ठीक है सर, तो ये किसको लेकर आएगा? अमीनो अम्ल को। लेकिन अमीनो अम्ल इसके साथ कैसे जुड़ेगा? जोड़ने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, यानी अमीनो अम्ल को सक्रिय करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। कैसे करी? सर एटीपी को तोड़ा। कैसे तोड़ा? एक फॉस्फेट हटाया, क्या बना? एडीपी। एक और हटाया, क्या बना? एएमपी। ऊर्जा भी मिल गई और अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन सर आपने इसको क्यों जोड़ा? आपने इसको इसके साथ तो जोड़ दिया, अमीनो अम्ल एंजाइम के साथ तो जुड़ गया, लेकिन ये क्यों जुड़ रहा है सर? ये क्यों जोड़ा है? ये एएमपी क्यों जोड़ा? ये कई बच्चों का प्रश्न होता है, सर ये एएमपी क्यों जोड़ा? बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो बनी है ना संरचना, इस संरचना को क्या बोला जाता है? ध्यान से सुनना बेटा। ये जो संरचना बनती है इसको बोला जाता है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। आप बोलेंगे सर अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में बताओ। अमीनो एसाइल सिंथेटेज अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जटिल। हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब आप मुझे बताएं जटिल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो कई सारी चीजों से मिलकर बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जटिल। आप मुझे बताएं क्या यहाँ पर अकेली एक चीज मिल रही है? 3 चीजें मिल रही है। 3 एंजाइम भी है, अमीनो अम्ल भी है और एएमपी भी है। अब आप मेरे से फाइनली पूछेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि हमें इस एंजाइम को लेकर आना था अमीनो एसिड को,
तो हमें अमीनो एसिड को इसके साथ जोड़ना था, ठीक है सर। ये एंजाइम अमीनो एसिड को लेकर आएगा, इसकी पहचान होगी डीएचयू लूप पर, किसके अनुसार? एंटीकोडोन के अनुसार। ये तो अब समझ में आ गया है, एंटीकोडोन के अनुसार इसकी पहचान होगी एंजाइम की। अगर एंटीकोडोन के हिसाब से आएगा कौन? अमीनो अम्ल, तो ही ये इसको यहां पर लगाने देगा, नहीं तो नकार दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस एंजाइम के साथ क्या लाना था? अमीनो एसिड लाना था। वापस से बोल रहा हूं, इस एंजाइम के साथ में अमीनो एसिड लाना था, ये वाला। ये एंजाइम के साथ में अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा, क्या करके? ऊर्जा खर्च करके। क्या तोड़ा? एटीपी तोड़ा। क्या बनाया? एडीपी, ऊर्जा मुक्त हुई। और ऊर्जा चाहिए तो एडीपी को तोड़ा, क्या बनाया? एएमपी। हो गई, ऊर्जा भी आ गई। अब ऊर्जा आ गई है, उस ऊर्जा का उपयोग करके ये एंजाइम इसके साथ तो जुड़ गया, या ये इसके साथ जुड़ गया, दोनों आपस में जुड़ गए। लेकिन क्या बच गया था? ये एएमपी बच गया था। सर ये एएमपी भी जुड़ गया, क्यों? सर ये एएमपी क्यों जुड़ गया? ये जो जटिल बना है इसमें एएमपी क्यों जुड़ा हुआ है? अब ध्यान से सुनना। सर हमारा कुल मिलाकर ये है, अब ध्यान से देखिएगा, ये था हमारा टीआरएनए, ये था हमारा टीआरएनए, ठीक। मेरे इस डीएचयू लूप पर आने वाला है, उसकी पहचान होगी, उसकी क्या होगी? पहचान होगी। मान लो यहां पर एंटीकोडोन है यूएसी। कौन है? यूएसी यहां पर, ठीक। एंटीकोडोन हमेशा इस एंटीकोडोन पर, अगर ये एंटीकोडोन अगर टीआरएनए पर मिलेगा तो हमेशा, मैंने आपको बताया, इसके 3 डैश सिरे पर कौन सा अमीनो अम्ल मिलेगा? मिथियोनिन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लाल रंग का मैंने क्या बनाया था बाबू? याद करिए, लाल रंग का क्या बनाया था? अमीनो अम्ल। मान लेते हैं यहां पर कौन मिल रहा है? अमीनो अम्ल। ये है कौन? अमीनो अम्ल। मान लें ये है लाइसीन। कौन सा? ये लाइसीन, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ क्या था? सर एंजाइम था। कौन सा एंजाइम बेटा जी? ये वाला, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज। बेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अब बुक में भी पढ़ोगे ना, सब ऊपर से निकल जाएगा। मैं इसीलिए धीरे धीरे हौले हौले पढ़ा रहा हूं, ताकि एक एक बारीकी से चीज समझ में आए। नहीं तो अगर भगाना होता तो मैं 1 मिनट में भगा देता, ये चीज ऊपर से निकल जाती। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे को ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए ये चीज। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अमीनो एसाइल सिंथेटेज कौन था? ये एंजाइम था, ठीक है बाबू। चलो, और कौन था इसके साथ में? सर ये एएमपी था। ये जटिल था? हाँ सर, ये जटिल था। अब देखिए, ये जटिल ना इस टीआरएनए के इस डीएचयू लूप पर आता है। चलो सर, आया। अब आकर इसकी क्या होएगी? गणना होएगी, या इसकी हम बोलेंगे एनालिसिस होएगा, इसका निरीक्षण होएगा कि सही अमीनो अम्ल आया है या नहीं आया। किसके हिसाब से? एंटीकोडोन के हिसाब से। अब ये निरीक्षण कौन करता है? ये लूप करता है, ये लूप, डीएचयू लूप। चलो सर, डीएचयू लूप ने निरीक्षण किया और पता लगा क्या? इस एंटीकोडोन के हिसाब से जो अमीनो अम्ल ये एंजाइम लेकर आ रहा है वो गलत लाया है। क्या लाया है? गलत। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस एंटीकोडोन के हिसाब से जो अमीनो अम्ल लाया जाएगा वो मिथियोनिन होना चाहिए। कौन सा? मिथियोनिन। लेकिन कौन सा लेकर आ गया ये एंजाइम? लाइसिन लेकर आ गया। चलो जी, हटाओ, वेस्ट है, नहीं जुड़ेगा, हटाओ, फेंको। फेंक दिया मतलब इन द सेंस निग्लेक्ट कर दिया, नहीं जुड़ा। यहां आकर इस लूप पर जब एनालिसिस हो गया, निरीक्षण हो गया, पता लगा एंटीकोडोन के हिसाब से नहीं लाया है, क्योंकि एक निश्चित एंटीकोडोन के हिसाब से निश्चित अमीनो अम्ल लगता है उसके 3 डैश सिरे पर। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, एंटीकोडोन के हिसाब से लगता है क्या? आपका अमीनो अम्ल। ठीक है सर, वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, हटा दिया। चलो, अब ऐसा ही एक और जटिल आएगा। अब मान लेते हैं उस जटिल में जो अमीनो अम्ल है वो है कौन सा? मान लेते हैं मिथियोनिन। कौन सा है? मिथियोनिन है। मैंने कहा जी वेल डन। कौन सा है? मिथियोनिन। अब आप मुझे बताएं, ये आएगा
चलो आया, इसका एनालिसिस हुआ, हो गया। एनालिसिस होने के बाद में क्या होगा कि हाँ अब लेकर आए हो प्रभु तुम एंजाइम, आप बिल्कुल सही अमीनो अम्ल लेकर आए हो। ये कौन निरीक्षण करेगा? डीएचयू लूप। इसने बोला ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब होएगा दूसरा चरण। ये था पहला चरण, कौन सा? ये वाला। ये था पहला चरण जिसको हमने बोला था क्या? अमीनो अम्ल का सक्रियण। अमीनो अम्ल एक्टिवेट हो गया था और वो जुड़ गया था एंजाइम के साथ में और एक जटिल बनाया था जिसमें एएमपी मिल रहा था। ये था दूसरा चरण, पहला चरण। अब है दूसरा चरण, क्या था? टीआरएनए का आवेशीकरण। अब आप मुझे बताएं, ये जो आएगा यहां पर, ये जो जटिल यहां पर आया, इसका एनालिसिस हो गया, इसका निरीक्षण हो गया कि भैया सही लेकर आए हो। अब क्या करें? सर ये यहां पर आ गया, यहां पर ये बैठ गया है। कौन बैठा है? ये जटिल यहां आकर बैठ गया है। ठीक है, अब क्या होएगा? अब ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा था कि ये जो एएमपी आप लगा रहे हो, इसका कार्य क्या है? बाबू जरा जल्दी से मुझे बताओ। एटीपी क्या था? ये था। आपने एक फॉस्फेट के इस बंध को हटाया, ऊर्जा मुक्त हुई थी? यस हुई थी। एक और हटा दिया था, ऊर्जा मुक्त हुई थी। आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था ये। अब इमेजिन करो, ये में से एक और फॉस्फेट, इस फॉस्फेट को भी अगर मैं अलग कर दूंगा तो और ऊर्जा होगी या नहीं होगी? आप बोलेंगे यस सर होएगी। अब आप मुझे बताएं, यहां पर ये जो जटिल आ रहा है, इसमें एएमपी है या नहीं है? आप बोलेंगे यस सर एएमपी है ना? अब जरा सोचिए, उस एएमपी में से वापस से एक फॉस्फेट अलग करूंगा, क्या निकलेगी सर? ऊर्जा निकलेगी। उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ये एंजाइम इस अमीनो अम्ल को जोड़ देगा। कहां पर? 3' सिरे पर। आया समझ में क्यों लगा रखा था ये एएमपी? बाबू यहां तो ले आए आप, इस एएमपी को यहां तक तो लाए, लेकिन आपने यहां पर निरीक्षण करने के बाद तो यहां जोड़ना है ना। तो यहां से यहां ले जाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। पहले आप लाए जटिल को, देखा ये ठीक है या नहीं है ना? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक पे, ठीक है, बाहर रिसेप्शन पर जाते हैं, रिसेप्शन पर वहां पर पर्ची काटी जाती है ना? उसी तरीके से यहां पर आए, पर्ची काटी गई कि सही है या नहीं है, पर्ची कट गई है। अब पर्ची कटने के बाद में फिर आप जाएंगे किसके पास? डॉक्टर के पास, क्लिनिक के अंदर। बस उसी तरीके से पहले ये जटिल आएगा, इस जटिल में एंजाइम भी है और अमीनो अम्ल भी है, लेकिन साथ साथ ये एएमपी भी था। क्यों लाया गया? क्योंकि जब ये यहां आएगा, ये ठहरा लिया जाएगा, ये मतलब ये तय कर दिया जाएगा कि जो एंजाइम लाया, जो अमीनो अम्ल लाया गया है वो इस एंटीकोडोन के हिसाब से है या नहीं है। अगर मिल गया, अगर उसके हिसाब से है, तो अब क्या किया जाएगा? इस एएमपी में एक और फॉस्फेट जो थी उसको अलग किया जाएगा, मुक्त होगी ऊर्जा, और ऊर्जा जब मुक्त हो जाएगी तो बेटा जी अब ये एंजाइम जो था ये क्या करेगा? ये यहां आएगा, एएमपी टूटेगा, ऊर्जा मुक्त होएगी, उस ऊर्जा का इस्तेमाल ये एंजाइम करके ले जाकर जोड़ देगा किसको? इस अमीनो अम्ल को 3' सिरे पर। अब आप मुझे बताएं, इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा कि टीआरएनए पर कौन आ गया? अमीनो अम्ल आ गया है, और इस प्रक्रिया को बोला जाएगा मेरे भाई क्या? टीआरएनए का आवेशीकरण, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए पर आवेश लग गया है। किस रूप में भैया? अमीनो अम्ल के रूप में एक आवेश लग गया, एक चार्ज लग गया है, क्योंकि अमीनो अम्ल पर आवेश तो होता ही है। ठीक है, आप ये जानते हैं ना, अमीनो अम्ल धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। जैसे हिस्टोन प्रोटीन याद है? हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज था, जिसके ऊपर डीएनए को लपेटा था, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज था और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज था। हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज क्यों था? क्योंकि हिस्टोन में जो अमीनो अम्ल थे वो कैसे थे? पॉजिटिव चार्ज के थे। यानी अमीनो अम्ल आपके नेगेटिव चार्ज के भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के भी होते हैं। यहां पर हम अमीनो अम्ल को लेकर आ रहे हैं, यानी हम चार्ज लगा रहे हैं। अब जिनके ये ऊपर से निकली, अब इतनी सी बात याद रखना, अमीनो अम्ल का टीआरएनए के 3' सिरे पर आकर जुड़ना क्या कहलाएगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, आवेशीकरण। ये दो प्रक्रिया जो थी, कुल मिलाकर ये 2 चरण जो थे, इन दोनों चरणों में मैक्सिमम बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि होता क्या है।
आई होप मैंने अपने हिसाब से 100% दिया ताकि आपको ये दोनों चरण समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, अमीनो अम्ल को लेंगे, एक एंजाइम निश्चित अमीनो अम्ल के साथ जुड़ेगा, लेकिन जोड़ने के लिए क्या खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा, एटीपी खर्च करी, क्या बना, एएमपी, तीनों चीजें जुड़ गई, एक जटिल बन गया था, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। अब वो जटिल जो था उसमें एएमपी मिल रहा था, एंजाइम मिल रहा था, अमीनो अम्ल मिल रहा था, फिर वो जटिल गया किसके पास, टीआरएनए के पास। टीआरएनए के डीएचई लूप पर जाएगा, वहां पर निरीक्षण किया जाएगा किसके हिसाब से, एंटीकोडोन के हिसाब से कि सही अमीनो अम्ल आया है या नहीं आया, क्योंकि एक निश्चित एंटीकोडोन के हिसाब से निश्चित ही अमीनो अम्ल जुड़ता है टीआरएनए पर। ठीक है सर, अगर परीक्षण में या निरीक्षण में फेल हो गए तो निकाल दिया जाएगा वो अमीनो अम्ल, वो जटिल हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर सही अमीनो अम्ल लाया गया है तो क्या होगा, वो जो एएमपी है उसमें से एक और फॉस्फेट निकलेगी, ऊर्जा मुक्त होगी, फिर उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वही एंजाइम क्या करेगा, उस अमीनो अम्ल को ले जाकर जोड़ देगा उसके 3' सिरे पर, ग्राही पर। ये हो जाएगा टीआरएनए का आवेशीकरण। बाबू ये थे 2 मेन चरण किसके, आपके स्थानांतरण के, ये थे 2 मेन चरण। अब इसके बाद जो आ रहा है अनुवादन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किसको, अनुवादन को। ठीक है, इस प्रक्रिया में एक्चुअली हम बनाएंगे क्या, प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो आज मैंने आपको 2 चरण बताए हैं, आई होप एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको एक बार और दोहराइएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। प्रतिकूट किस पर मिलता है, डीएनए पर, टीआरएनए पर, एमआरएनए पर, आरआरएनए पर, सोच समझकर बताएं। प्रतिकूट एंटीकोडोन किस पर मिलता है, दूसरा प्रश्न, अनुवादन या स्थानांतरण से बनता है, अनुवादन या उसका भाग स्थानांतरण, उस या आरएनए से आरएनए, बताएं, अनुवादन या जो अनुवादन जो स्थानांतरण का भाग है उसमें क्या बनता है, चलिए जी समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस। एंटीकोडोन मिलता है, कहां मिलता है, सीधा टीआरएनए। भाई एमआरएनए पर क्या मिलता है, कोडोन यानी प्रकूट, और टीआरएनए पर क्या मिलता है, प्रतिकूट यानी एंटीकोडोन। कोडोन एंटीकोडोन के पूरक होने चाहिए तभी वो जुड़ते हैं आपस में। तो टीआरएनए पर कौन, एंटीकोडोन, एमआरएनए पर कौन, कोडोन, याद रखना। आंसर इसका सेकंड था। दूसरा, अनुवादन या स्थानांतरण में क्या बनता है, अरे भैया आप अच्छे तरीके से जानते हैं, स्थानांतरण में क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनवाया जाएगा मेरे भाई। डीएनए से डीएनए बनता है, वो क्या था, प्रतिकरण था, प्रतिलिपिकरण था, रेप्लिकेशन था। डीएनए से आरएनए अनुलेखन था। आरएनए से आरएनए ये भी एक प्रकार की प्रतिकृति ही होती है। डीएनए से डीएनए, आरएनए से आरएनए बनना प्रतिकृति कहलाता है, याद रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर स्थानांतरण अनुवादन में हम क्या करते हैं, आरएनए से क्या बनवाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बताएं, सिंपल सा क्विज था, कर लिया ना, सिंपल सी चीज थी ना। आज की चीज को वापस से दोहराइएगा फिर से, क्योंकि ये सारा अभी तक जो चल रहा है ना मामला, ये टफ पड़ जाता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो बेटा जी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा स्थानांतरण और रूपांतरण, उसका तीसरा चरण अनुवादन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बेटा जी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।